अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने देखना है कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह बनाया जाता है। ठीक है, ये टॉपिक आपका डाटा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की सीरीज स्टार्ट की हुई, इससे पहले हम ये टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। हमने 5 टॉपिक्स कवर करने थे जो 6-7 पे हो चुके हैं। ठीक है, हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह बनाया जाता है। फिर हमने उसके 2 टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है। ठीक है, जब हम देखते हैं ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अनग्रुप डाटा, हमारे पास एक अनग्रुप डाटा गिवन होता है। ठीक है, अनग्रुप डाटा को देखते हुए हमने टेबल बनाना होता है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ग्रुप डाटा गिवन होता है और ग्रुप डाटा को देखते हुए हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होता है, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास अनग्रुप डाटा गिवन होता है, उसमें से हमने देखना होता है कि जो हमारे पास डाटा गिवन है ये डिस्क्रीट नेचर का डाटा है या कंटिन्यूस नेचर का डाटा है। ठीक है, अगर डिस्क्रीट नेचर का डाटा गिवन हो तो हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, और अगर हमारे पास कंटिन्यूस नेचर का डाटा गिवन हो तो हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है एग्जाम्स में या टेस्ट में, तो हमें ये मेंशन नहीं किया जाता है कि आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है, ये बात आपने खुद देखनी होती है। तो कुछ आइडेंटिफिकेशन है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि ये डाटा किस टाइप का है। ठीक है, हमने देखा था कि हमें किस तरह पता चले। अगर आपने मेरे वो दोनों लेक्चर्स नहीं देखे, मैं इससे पहले 2 वीडियोस इस टॉपिक पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन होगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी इस जो आज की वीडियो इसमें भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था कि आइडेंटिफिकेशन क्या होती है ग्रुप डाटा के लिए और अनग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, ग्रुप डाटा मैंने आपको बताया था कौन सा डाटा होता है। ऐसा डाटा होता है जिसमें आपके पास क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी गिवन होते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल्स में से आपको क्लास लिमिट्स भी गिवन हो सकती हैं और क्लास बाउंड्रीज भी गिवन हो सकती हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था क्लास लिमिट्स क्या होती हैं और क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं। ठीक है, जो अनग्रुप डाटा होता है इसमें ना ही आपके पास क्लास इंटरवल्स होती हैं और ना ही आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन है ग्रुप और अनग्रुप डाटा की, हम इसकी डिटेल पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, और फिर हमने देखा था कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट की क्या होती है। ठीक है, रेपिटेशन हमें देखनी होती है, होल फिगर देखना होता है और लास्ट में हमने रेंज देखनी होती है। और हम आइडेंटिफिकेशन उस टाइम तक नहीं कर सकते जब तक हमने अपने डाटा को अरेंज नहीं किया होता। ठीक है, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है उसे सबसे पहले जो डाटा गिवन होता है उसे अरेंज किया जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह बनाया जाता है। देखें, अब ये आपके पास क्वेश्चन मेंशन है एग्जाम्पल में आपके पास कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया गया कि आपने डिस्क्रीट नेचर का बनाना है या कंटिन्यूस नेचर का बनाना है। ठीक है, ये हमने खुद देखा था, कुछ स्टेप्स फॉलो किए थे, फिर हमें पता चला था कि हमने डिस्क्रीट बनाना है और कंटिन्यूस बनाना है, और ये टॉपिक हमारे क्लियर हो चुका था। और आज का इसी तरह हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी हमने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह बनाना ये देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे डिस्क्रीट के लिए हमें एग्जाम्पल में क्वेश्चन गिवन था, इसी तरह हमारे पास कंटिन्यूस के लिए भी एक क्वेश्चन गिवन है कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है कि आपने डिस्क्रीट नेचर का बनाना है टेबल या कंटिन्यूस नेचर का टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें किस टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपके पास डाटा आपने देखना है कि ये अनग्रुप डाटा है या ग्रुप डाटा है। ठीक है, आप देखें ये आपके पास जो डाटा गिवन है ये अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा का किस तरह पता चलता है, ना ही इसमें क्लास इंटरवल्स गिवन है और ना ही इसमें कोई फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, एक चीज़ तो ये आपको पता चल गई। और दूसरा देखें, ये जो आपके पास डाटा है ये रॉ फॉर्म में। ठीक है, बेतरतीब है, इसकी कोई अरेंजमेंट नहीं है। 55, 70, 75, 80 से करके आपकी सारी वैल्यूज़ आगे पीछे हैं। ठीक है, ये शो कर रहा है कि ये जो डाटा है ये आपके पास अनग्रुप डाटा है। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि ये अनग्रुप डाटा है। ठीक है, अब अनग्रुप डाटा हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर अनग्रुप डाटा। ठीक है, फॉर अनग्रुप डाटा बनाना है, और अनग्रुप में अब हमने देखना है कि अब हमने डिस्क्रीट नेचर का बनाना है या कंटिन्यूस नेचर का बनाना है। ठीक है, ये देखने के लिए सबसे पहले, और स्टैटिस्टिक्स के हर क्वेश्चन में आपने अपने डाटा को अरेंज कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम अपने डाटा को अरेंज कर लेते हैं, और मैंने आपको बताया था डाटा को अरेंज करने का तरीका। आपको हर वीडियो में ये भी नहीं कहा कि सबसे पहले लाइक आपकी सबसे बड़ी वैल्यू छोटी आपने अपने डाटा में देख लेनी है, आपके पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, लाइक अगर आपके पास डाटा में सबसे छोटी वैल्यू 55 है, आपने 55 लिखना है, फिर आपने इससे बड़ी फिर देखना है 50
ठीक है। फिर हमने देखना होता है कि लाइक अगर हम 55 हमने लिख दिया तो हम देखेंगे यार जो 55 वैल्यू है ये कितनी दफ़ा फॉल कर रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फिर देखेंगे 55 से बड़ी कौन सी वैल्यू है, फिर हम उससे ढूंढेंगे, फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी। इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम डाटा को अरेंज करने में लग जाता है। ठीक है, यहाँ तो आपका डाटा लाइक इसके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 32 है, लेकिन जब एग्जाम्स में क्वेश्चन गिवन होता है तो उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 तक भी आपको गिवन हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी गिवन हो सकते हैं। ठीक है, फिर उस टाइम डाटा को अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, हम डाटा को अरेंज करने का सबसे आसान तरीका फॉलो करेंगे। ठीक है, और उस तरीके को करने के लिए आपने एक एक्स्ट्रा पेज ले लेना है। अगर आप घर पे या एग्ज़ाम टेस्ट में सॉल्व करने हैं तो आपने क्या कर लेना है, आपने एक एक्स्ट्रा पेज ले लेना है, वहाँ पर आप वर्किंग कर लेनी है। और अगर आप एग्जाम्स में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, उस रफ वर्किंग की हेडिंग देनी है और अपने डाटा को अरेंज करना है। ठीक है, मैं ना सोल्यूशन के नीचे डाटा रफ वर्किंग करूँगी ताकि मैं बड़ा बड़ा लिखूँ और वीडियो में आसानी से आपको नज़र आ जाए। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने रफ वर्किंग की हेडिंग दे लेनी है। ठीक है, ठीक है, आपने रफ वर्क की हेडिंग दे लेनी है। उसके बाद आपने अपने डाटा को अरेंज कर लेना है। डाटा को अरेंज करने के दो तरीके होते हैं। आप असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अपने डाटा को अरेंज कर सकते हैं और डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में भी अपने डाटा को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटी वैल्यू से लेकर बड़ी वैल्यू की तरफ हम जाएंगे। हमने सबसे पहले अपने हमारे डाटा में जो वैल्यू गिवन है सबसे पहली वैल्यू हमारे पास 55। ठीक है, आपने 55 लिख लेना। आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। लाइक अगर आप इतनी जगह पर आप अपनी रफ वर्किंग कर रहे हैं तो आप 55 कहीं पे भी लिख लें जहाँ आपको ईजी लगे। मैं लिख लेती हूँ 55 यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने एक जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन थी इसको मैंने अरेंज कर लिया, मैंने 55 लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है 70। ठीक है, आपने अब 70 जो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास गिवन होगी आपने थोड़ा सा, मैंने फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे लिखी, फिर अब मैं सेकंड वैल्यू लिखने लगे तो दरमियान में आपने थोड़ा सा गैप देना है। गैप इसलिए दिया जाता है कि 70 से पहले कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, हम अभी पूरा डाटा तो नहीं देख रहे, 70 से पहले अगर कोई वैल्यू आ जाए तो हम वो लिख लें, और अगर हमारी कोई वैल्यू है वो रिपीट हो रही हो तो हम उसे भी लिख सकें। ठीक है, आपने कोई भी वैल्यू लिखी, लाइक आपने 55 लिख लिया। ठीक है, आपने अब नेक्स्ट वैल्यू लिखनी है 70, तो आपने थोड़ा सा गैप दे लेना है। आप जितना चाहें गैप दे सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, आप कहीं पे भी 70 लिख सकते हैं, आप यहाँ पे 70 लिख सकते हैं, यहाँ पे 70 लिख सकते हैं, कहीं पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 70 लिख देती हूँ। ठीक है, अब मैंने 2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख ली हैं। ठीक है, आप साथ साथ मार्क करते रहा करें क्योंकि फिर पता नहीं चलता कि आपने कौन सी वैल्यू लिख ली और कौन सी वैल्यू आपने नहीं लिखी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 80, तो मैं 80 को यहाँ पे लिख देती हूँ। फिर देखिए मेरे पास है 75। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने 70 लिखा, यहाँ मैंने 80 लिखा, अब मैंने लिखना है 75। 75 में कहाँ पे लिखूँ, 75 80 से पीछे आएगा और 70 से आगे। ठीक है, ये तो हर बच्चे को पता होता है कि 70 से आगे ही 75 आता है। ठीक है, आपने 75 यहाँ पे लिख देना, कहीं पे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, अरेंज फॉर्म में आप लिखते जाना है। ठीक है, ये अनअरेंज है और हमने अरेंज करके लिखना है। 75 लिख लिया, मेरे पास है 890, मैंने यहाँ पे 90 लिखा, 80 लिखा। अब मैं थोड़ा सा गैप दे लेती हूँ, मैं यहाँ पे करके 90 लिख लेती हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी, आप दरम्यान में कितना गैप देना पसंद करते हैं। ठीक है, फिर मेरे पास है 80। ठीक है, अब ये देखें गैप देने का फ़ायदा क्या हुआ कि अब मेरी ये वैल्यू दोबारा रिपीट हो रही है और मैं इसे ईजिली यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, मैंने 80 भी लिख दिया। नेक्स्ट है मेरे पास 60 और फिर है मेरे पास 100। ठीक है, 60 अब कहाँ पे आएगा, 70 से पीछे आएगा 60। फिर मेरे पास क्या है 100, अब 100 ये 90 है, आप थोड़ा सा गैप देखें 100 लिख लें। ठीक है, यहाँ तक हम अपनी सारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को पुट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 95। 95 कहाँ पे आएगा, ठीक है 90 से आगे और 100 से पीछे, अब यहाँ पे 95 लिख लें। 95, 70 और 75। ठीक है, अब 70 कहाँ आएगा, ये हमने 70 लिखा हुआ है, इसके साथ ही 70 लिख दें। फिर हमारे पास है 75 लिखा हुआ है, आप 75 के साथ लिख दें। 85 और 80 हमारे पास क्या है, हमने अब पुट करना है 85। 85 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 80 के बाद में आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लें 85। फिर हमारे पास 80 के साथ आ जाएगा। फिर हमारे पास 80 है, फिर 80 के साथ आ जाएगा। फिर हमारे पास है 70। ठीक है, आपने 70 लिख देना है 70 के साथ। और फिर हमारे पास है 95 की वैल्यू आपने 95 के साथ लिख देनी है। ठीक है, फिर हमारे पास 100, आपने 100 के साथ 100 की वैल्यू लिख देनी है। फिर देखिए हमारे पास क्या वैल्यू है 80 और 85। ठीक है, 80 कहाँ पे आ जाएगा, 80 के साथ, फिर 85 आ जाएगा 85 के साथ, 70 और 85, 70 और 85 देखें कहाँ पे आएगा, 85 के साथ आ जाएगा। ठीक है, 70 और 85 आई थिंक हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है 90 और 80।
ठीक है। 90 की वैल्यू 90 के साथ लिख दें और 80 की वैल्यू 80 के साथ लिख दें। फिर हमारे पास है 75 और 85। 75 यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 75, ठीक है। 85 के साथ लिख देती हूँ। 70, आप देखें 70, अगर मैं यहाँ पे गैप ना देती तो देखिए मेरे पास यहाँ पे जगह ख़त्म हो गई थी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 70। फिर है मेरे पास 90 लिख दें। फिर हमारे पास है 60 और 80, 60 और 80, 70 और 85। 70, अब देखें ये जगह यहाँ पे मेरे पास ख़त्म हो गया तो मैं इससे ऊपर लिख देती हूँ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम रफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हमने बस साथ करके ये सारी वैल्यूज़ को लिख देना है, ठीक है। 70 हमने लिख दिया। अब हमारे पास है 85 और 80, 85 और 80 कहाँ है यहाँ पे। अब देखिए हमने ये सारी जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में वैल्यूज़ गिवन थी, हमने उन्हें अरेंज कर लिया है, ठीक है। अब आप अरेंज करने के बाद एक बार ज़रूर काउंट कर लीजिएगा कि आपने कोई वैल्यू स्किप तो नहीं कर लिया। आपने सबसे पहले इन्हें टोटल कर लेना है, ठीक है। इन्हें काउंट कर लेना और जब आप इन्हें काउंट करेंगे तो आपके पास है 32। अब आपने देखना है कि आपकी जो ये वैल्यू जो आपने अरेंज की है ये भी 32 है कि नहीं, ठीक है। फिर हमें पता चल जाएगा कि हमने सारी वैल्यूज़ पुट की हैं कि नहीं। आप इन्हें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड 32, यानी कि हमने सारी वैल्यूज़ को सही पुट किया, ठीक है। या आपने रफ वर्किंग कर लेनी है, ठीक है। फिर आपने रफ वर्किंग के बाद अब हम अपना नीट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा रफ वर्क हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने हेडिंग देनी है अरेंजमेंट ऑफ डाटा, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ डाटा भी आप लिख सकते हैं, आप इसे अरे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अरे मैंने लिख दिया। उसके बाद मेरे पास जो वैल्यूज़ गिवन है, जो मैंने यहाँ इन वैल्यूज़ को अरेंज किया है, मैं उन्हें एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगी, ठीक है। मैं एक टेबल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। आपने इस तरह एक टेबल बनाना है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में हमेशा आपको क्वेश्चन जो गिवन होगा वो भी टेबल की फॉर्म में गिवन होगा, और जब आपने किसी भी चीज़ का सोल्यूशन करना है तो आपने उसे टेबल की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मैंने ये रफ वर्किंग की थी। रफ वर्किंग को कंप्लीट करने के बाद हमने क्या कर लिया, एक टेबल ड्रॉ कर लिया और अपनी सारी वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख लिया, ठीक है। अब हमने क्या स्टेप 1 में क्या किया, डाटा को अरेंज किया। हमने स्टेप 2 में क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की हेडिंग देनी है और अपनी सारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या थी, 32 थे, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आपने क्या करना है स्टेप 3 में, ठीक है। स्टेप 3 में आपने आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट करनी है। इससे पहले आपको पता ही नहीं चलना, ठीक है। ये देखिए अब ये डाटा कितना अनअरेंज है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जो 80 है इसमें कितनी वैल्यूज़ गिवन है, 80 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 60 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। लेकिन जब हमने डाटा को अरेंज करके लिखा है तो हमें सारी वैल्यूज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही है, कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है सब। आप देखते हैं हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने रेपिटेशन देखनी है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी तादाद में रिपीट हो रही हैं, ठीक है। अगर हमारी वैल्यूज़ ज़्यादा तादाद में रिपीट हो रही हैं तो क्या बनेगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी बनेगी, और अगर हमारी वैल्यूज़ कम तादाद में रिपीट हो रही हैं तो कौन सी बनेगी, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या हमारी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा तादाद में रिपीट हो रही हैं। जैसे इस डाटा में हमारे पास वैल्यूज़ बहुत तादाद में रिपीट हो रही थी। देखिए हमारे पास जो ज़ीरो की वैल्यू थी वो 12 टाइम रिपीट हो रही थी, 1 की वैल्यू 8 टाइम रिपीट हो रही थी। इस तरह ये वैल्यूज़ देखें 8 बहुत ज़्यादा तादाद में रिपीट हो रही थी। अब देखते हैं क्या यहाँ भी हमारी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा तादाद में रिपीट हो रही है। अगर बहुत ज़्यादा तादाद में रिपीट हो रही है तो डिस्क्रीट बनेगा, और अगर कम तादाद में वैल्यूज़ फॉल करेंगे यानी कि उनकी फ्रिक्वेंसी कम है तो ये यहाँ क्या बनेगा, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। अब देखें आपके वैल्यूज़ हैं 55 सिर्फ 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 60 2 टाइम रिपीट हो रहा है, और 70 1 2 3 4 5 6 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये वैल्यूज़ देखने से भी पता चला है कि बहुत कम टाइम रिपीट हो रही है। 100 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 95 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो ये शो करें कि जो हमारी जो सारी वैल्यूज़ हैं वो बहुत कम रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे क्या बने, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना है, ठीक है। एक स्टेप तो हमने, इस स्टेप से भी हमें पता चल गया। सेकंड देखें कि हमारा जो डाटा है वो होल फिगर पे कंसिस्ट नहीं कर रहा है, इससे भी हमें पता चल गया हमारे यहाँ कंटिन्यू बनना है। फिर देखिए हमारी डाटा की रेंज, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर आप इनको रेंज आपने फाइंड कर ले तो आपको डायरेक्ट ही पता चल जाता है, ठीक है। आपने रेंज फाइंड करने के लिए अब हमने क्या करना है, अब हमने रेंज फाइंड करके देखना है। दो चीज़ों से तो हमें पता चल गया, अब हमने थर्ड स्टेप में रेंज फाइंड करके देखनी है कि ताकि हमें पता चल सके, ठीक है। आपने रेंज की हेडिंग दे ली।
रेंज की मैंने आपको बताया था, रेंज किस तरह फाइंड की जाती है, लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, एल स्टैंड फॉर लार्ज वैल्यू, एस स्टैंड फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, ये आपका रेंज का फार्मूला है, ठीक है। अब आप देखिए आपके डाटा में लार्ज वैल्यू कौन सी और स्मॉल वैल्यू कौन सी। लार्ज वैल्यू हमेशा वही होगी जो आपके टेबल में लास्ट पे होगी, ठीक है, और स्मॉल वैल्यू कौन सी होगी, वही होगी जो आपके टेबल के वो होगी स्टार्ट में होगी, ठीक है। ये लार्ज वैल्यूज़ है, ठीक है। आपने लार्ज एंड स्मॉल वैल्यू, ठीक है, आपकी लार्ज वैल्यू 100 आपने 100 लिख दिया और स्मॉल वैल्यू आपके पास 55 आपने 55 लिख दिया, और इन दोनों को जब आपने माइनस किया है तो आपके पास आंसर आता है 45, ठीक है। यानी कि 45 क्या शो कर रहा है कि जो इस डाटा की रेंज है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। रेंज क्या होता है, रेंज हमने अपनी टेबल को इतना बड़ा करते जाना होता है, ठीक है, और पेपर में हमारे पास इतनी जगह नहीं होती कि हम इतनी बड़ी रेंज का टेबल बना सकें। तो ये 45 शो कर रहा है कि आपकी रेंज बहुत बड़ी है, ठीक है। अगर हमारी रेंज लाइक 8 9 5 इस टाइप आती तो हम उस टाइम डिस्क्रीट बनाते। अब देखिए हमारे पास इस डाटा में जो हमारी रेंज आई थी ये हमने निकाली थी, रेंज हमारे पास 9 थी, 9 शो कर रहा था कि यहाँ पे डिस्क्रीट नेचर का टेबल बनेगा, ठीक है। और जब इस डाटा में हमारी रेंज हमने फाइंड की तो ये हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यूस नेचर का डाटा बनेगा, ठीक है। अब हमें हर चीज़ फाइनल हो गया, हमने फाइनल कर लिया कि हमने यहाँ पे क्या बनाना है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। हमने ये तीनों चीज़ें फाइंड कर ली, ये बेसिक थी, ये आपने हर हाल में फाइंड करनी है जब आप बना रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर अनग्रुप डाटा, ठीक है, ये आपने फाइंड कर ली। अब जब हम कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो हमें 5 स्टेप्स करने पड़ते हैं, और जब हम वो बना रहे होते हैं डिस्क्रीट बना रहे होते हैं तो हमें सिर्फ टेबल बनाने से पहले हमें 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। स्टेप 4 में आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस आपने फाइंड करनी है, नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस इतनी खास अहमियत नहीं रखती क्योंकि ये हमारी अपनी चॉइस होती है कि हम अपनी टेबल को कितना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम फाइंड इसलिए करते हैं नंबर ऑफ क्लासेस क्योंकि हम क्लास इंटरवल नहीं फाइंड कर सकते। अगर हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस गिवन ना हो तो हम क्लास इंटरवल नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए क्लास इंटरवल को फाइंड करने से पहले भी हमें रेंज फाइंड करना पड़ती है और नंबर ऑफ क्लासेस भी फाइंड करना पड़ती है, ठीक है। यानी कि हमें क्लास इंटरवल के लिए भी जो फार्मूला में 2 चीज़ें फाइंड करनी होती हैं वो क्या होती है, एक हमारे पास क्या होती है, रेंज होती है, और सेकंड हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ क्लासेस। ये दोनों चीज़ें हमें हर हाल में फाइंड तो करनी होती है, लेकिन हम आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इन चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्लासेस किस तरह फाइंड की जाती है, नंबर ऑफ क्लासेस को फाइंड करने के लिए 2 फार्मूलाज है, ठीक है। आप अपनी पसंद से कोई भी फार्मूला चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और दोनों का जवाब क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। एक फार्मूला मैं दोनों लिख देती हूँ ताकि जो आपको इजी लगे आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक फार्मूला 2.5 मल्टीप्लाई बाय n और 1/4, ठीक है। आपने n जो आपके पास से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है उसका आपने डबल स्क्वायर रूट ले लेना, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 2.5 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ क्लासेस। और सेकंड फार्मूला आपके पास क्या है, सेकेंड फार्मूला आपके पास ये है कि 1 + 3.33 log n, ठीक है, log n। ये फार्मूला ज़्यादा इजी और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप यही वाला फार्मूला यूज़ किया करें, इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहता है इस फार्मूला से, ठीक है। एन इसमें भी और इसमें भी क्या शो करता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे क्या है, 32, ठीक है। आपने इस फार्मूला में लिख देना है, ठीक है। हम इस फार्मूला से पहले कर लेते हैं फिर इस फार्मूला से भी करके देख लेंगे, ठीक है। 1 + 3.33 लॉग ले लेना है आपने एन की वैल्यू आपके पास है 32, आपने यहाँ पे मार्क कर देना, मेंशन कर देना है, ठीक है। अब आपने क्या कर लेना है, आपने 32 का लॉग ले लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 3.33 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। उस आंसर में आपने 1 को प्लस कर लेना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। आपने जब 32 का लॉग ले लेना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.505 एंड समथिंग, ठीक है। आपने इतना भी लिख लें तो भी काफ़ी है। फिर आपने इस आंसर को क्या कर देना है, 3.33 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आपने ये फार्मूला सीधा नीचे उतार लेना है 1 प्लस, अब इन 2 वैल्यूज़ को आपस में आपने क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.0166, ठीक है। आपने फिर आपके पास जो ये आंसर आ जाएगा आपने उसमें 1 प्लस कर देना है तो आंसर बन जाएगा 6, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 6। इसी तरह अगर आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 2.5 लिख लेना है। ये फार्मूला में आपके पास गिवन है, मल्टीप्लाई बाय एन क्या है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 32 है हमारे पास, और ऊपर आ जाएगा 1/4, यानी कि आपने 32 का डबल स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। जब आप 32 का डबल स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाता है 2.3784, ठीक है। आप इतना लिख लें तब भी काफ़ी है, मल्टीप्लाई कर देना है 2.5 से। जब हम 2.5 से इस वैल्यू को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6,
ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 5.9460, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फाइंड 5.9 को, यहाँ पे भी हमारे पास और आंसर आया था, ये वैल्यू हमारे पास राउंड अबाउट करके आई। आपने इस वैल्यू को राउंड अबाउट करके लिखना है। जब 5 पॉइंट के इस राइट साइड पे जो वैल्यू होती है इस साइड की वैल्यू से बड़ी होती है तो 1 इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। ये 5 है, 5.9 को हम राउंड अबाउट करके 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें हम फार्मूला 1 चूज करें या सेकंड फार्मूला चूज करें, हमारे पास आंसर हमेशा इक्वल आता है, ठीक है। इस फार्मूला से भी हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस का आंसर क्या है 6, और इस फार्मूला की मदद से भी नंबर ऑफ क्लासेस का आंसर हमारे पास क्या है 6, ठीक है। अब हमने ये 4 चीज़ें फाइंड कर ली, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो हमें 5 स्टेप करने पड़ते हैं। 5 स्टेप कौन सा करना पड़ता है, हमें क्लास इंटरवल भी फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। क्लास इंटरवल आपने हेडिंग दे देनी है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्यों फाइंड करनी पड़े, क्लास इंटरवल किस तरह फाइंड की जाती है, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। अब अगर हम आइडेंटिफिकेशन ना भी करते तब भी हमें रेंज भी फाइंड करनी पड़नी थी और नंबर ऑफ क्लासेस भी फाइंड करनी पड़ती थी। तो ये अच्छा हो गया कि हमने इन चीज़ों को पहले फाइंड कर लिया। अब हम नीचे फाइंड करते हैं, पहले रेंज फाइंड करते हैं, फिर नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करते हैं, और फिर हम पता नहीं सही टेबल बना देते हैं कि गलत बना देते हैं, ठीक है। अब देखें रेंज हमारे पास क्या है, रेंज का आंसर हमारे पास क्या है 45, और नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास क्या है 6। तो आपने 45 को 6 से डिवाइड कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आता है 7.5, ठीक है। वही बिल्कुल राउंड अबाउट करके लिख देना है, आपने 7.5 भी लिख सकते हैं, और आप अगर इस वैल्यू को राउंड अबाउट करके लिखना चाहें तो आप 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने 5 चीज़ें पूरी कर ली हैं, ठीक है। 5 स्टेप हमने पूरे कंप्लीट कर लिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने लास्ट पे अपना टेबल प्रिपेयर करना है और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हमने इस तरह का टेबल की हेडिंग देनी है, ठीक है, टेबल की हेडिंग देनी है। फिर हमने बताना है कि हम किस टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं। तो हम बना रहे हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। हमने ये देखें टॉपिक कवर कर चुका है, हम टेबल के बारे में सारी डिटेल्स पढ़ चुके थे कि डिस्क्रीट में क्या फ़र्क होता है और कंटिन्यू टेबल बनाते वक्त क्या फ़र्क होता है, ठीक है। और अब में हम देखते हैं कि जब भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, चाहे वो डिस्क्रीट नेचर का और चाहे वो कंटिन्यूस नेचर का, ठीक है, उसके 3 कॉलम ही बनाए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट की हेडिंग में थोड़ा फ़र्क आता है, इसमें जब हम कंटिन्यूस बनाते हैं यहाँ पे हम क्लास इंटरवल लिखते हैं, सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। ठीक है, आपने सेकंड में हमारे पास टैली मार्क्स है, टैली मार्क्स की हेडिंग दे लेनी है आपने, और थर्ड में आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी की हेडिंग देनी है। फ्रीक्वेंसी को आप एफ भी लिख सकते हैं। और फर्स्ट की क्या होता है, जब आप डिस्क्रीट बनाते हैं तो आप यहाँ पे किसी भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, और आपके पास जो स्टेटमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होते हैं आप उसके हिसाब से भी नाम दे सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन, टाइटल से किसी भी तरह का जो आपके पास मेंशन हो, जैसे नंबर ऑफ प्लांट्स की हेडिंग भी आप दे सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हेडिंग भी दे सकते हैं। तो या फिर आप वेरिएबल लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। और जब आप कंटिन्यू बनाते हैं तो यहाँ पर हेडिंग देते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। CI स्टैंड फॉर क्लास एंड I स्टैंड फॉर इंटरवल, ठीक है। अब देखिए, अब हमने नंबर ऑफ क्लासेस हमारे क्या आएंगे 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप 6 में भी अपने टेबल बना सकते हैं और ये हमारी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। हमने ये 3 कॉलम्स बना लेने हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल का कॉलम, टैली मार्क्स का कॉलम, और थर्ड पे हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी का कॉलम, ठीक है। और ठीक हो गया। अब आप देखें क्लास इंटरवल का स्टार्ट लेने की हमारी अपनी चॉइस होती है कि हम चाहें तो जो हमारे पास डाटा में सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है, हम उससे अपने क्लास इंटरवल को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल गलत नहीं होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा सही होता है जब हम अपने डाटा में जो सबसे छोटी वैल्यू गिवन होती है उसी से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी अपनी चॉइस होती है, हम चाहें तो उससे पीछे भी किसी वैल्यू से स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे हमारे डाटा में हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू 55 है, लेकिन अगर हम चाहें तो 54 से भी स्टार्ट ले सकते हैं, 53 से भी स्टार्ट ले सकते हैं, 54 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। तो अगर हम 55 से स्टार्ट लें तो ज़्यादा सूटेबल है। असल चीज़ तो उन्होंने ये टाइटल देखना होता है आपकी, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी का कॉलम। अगर आपने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की कि आपकी टोटल ऑफ जो फ्रीक्वेंसी का होता है वो इक्वल आ जाए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के, तो ये शो कर देता है कि आपने बिल्कुल सही टेबल बनाया, ठीक है। और ये टाइटल से भी पता चल जाता है कि आपने अगर वो नेचर देख ले कि जो डाटा हमने गिवन दिया था वो बिल्कुल बच्चे को सही पता है कि इस पर किस टाइप का टेबल बना, तो यहाँ से भी सोच जाता है कि बच्चे का सवाल सही है या गलत है, ठीक है। वो इतना डिटेल से देखते ही नहीं है, ठीक है। ये अपनी चॉइस होती है, आप कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। अगर मैं वैसे स्टार्ट कर रही होती तो मैं 55 से स्टार्ट करती, क्योंकि मेरे डाटा में सबसे छोटी वैल्यू क्या है 55। लेकिन आपकी एग्जाम्पल में जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है उसमें उन्होंने स्टार्ट लिया हुआ 53 से, ठीक है। मैं 53 से ही लूँगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें
इतने ज़्यादा उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, ठीक है। वो समझते हैं कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 55 से करेंगे और करने 55 से चाहिए तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। मैं 53 से स्टार्ट लूँगी क्योंकि आपके एग्जाम्पल में 53 से स्टार्ट लिया हुआ है, ठीक है। और आप 54 से भी स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। आपने क्लास इंटरवल किस तरह बनाना है, जब आपने ये टेबल सॉल्व करना है, आपने फर्स्ट करना है क्लास इंटरवल का कॉलम सॉल्व करना है, सेकंड पे फ्रीक्वेंसी और थर्ड पे आपने टैली मार्क्स का कॉलम सॉल्व करना है, ठीक है। आपने स्टार्ट ले लिया 53 से। क्लास इंटरवल में वैल्यूज़ को पुट करने के भी दो तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से अपनी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ जो सबसे आसान तरीका है ना, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी और जब आप करेंगे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, ठीक है। दूसरा भी तरीका है जो इससे पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो तरीका कौन सा है, लेकिन जो आसान तरीका है हम उससे अपनी क्लास इंटरवल्स बनाएंगे, ठीक है। अब आप देखें, आप ठीक है, हमारे पास स्टार्ट है 53 से हमने ले लिया स्टार्ट, ठीक है। क्लास इंटरवल हमारे पास क्या आया था, क्लास इंटरवल की वैल्यू हमारे पास आई थी 6, ठीक है। 8 आई थी क्लास इंटरवल की वैल्यू। क्लास इंटरवल की जो वैल्यू आई थी, हमने स्टार्ट लिया, लाइक हमने 53 से स्टार्ट ले लिया, ठीक है। 53 के अंदर आपने क्लास इंटरवल की जो वैल्यू आपके पास आई है 8 आई है, आपने इन दोनों को आपस में ऐड कर देना। 53 + 8 करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 61। लेकिन ये वैल्यू गलती से भी आपने इस जगह पे पुट नहीं करनी, ठीक है। आपने ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। 61 आपने यहाँ पे लिखना है। 55 में क्लास इंटरवल की वैल्यू ऐड कर दी तो आपके पास क्या आ गया 61। आपने 61 में फिर क्लास इंटरवल की वैल्यू ऐड करना है 69। फिर आपने जितनी आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ क्लासेस की भी हमारी चॉइस होती है कि हम अपने टेबल को कितना बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्लासेस का हमारे पास 6 है तो हम 6 तक तो अपने टेबल को ज़रूर लेकर जाएंगे, ठीक है। 53 61 फिर ऐड किया तो 69 आ गया, तो फिर मैं क्लास इंटरवल की वैल्यू ऐड करूँगी 8, तो मेरे पास आ जाएगा 77। फिर मैं 8 की क्लास इंटरवल की वैल्यू ऐड कर दूँगी तो मेरे पास आता है 85, ठीक है। आपने क्या करना है, अब 85 आ गया, इसी के हमने 6 तक नंबर ऑफ क्लासेस को लेकर जाना है, तो फिर अब जो हमारे पास क्लास इंटरवल की वैल्यू आई है हम इसे फिर से ऐड कर देंगे। 8 ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 93, ठीक है। ये एक साइड की हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई, फिर हमने क्लास इंटरवल का साइन लगा दिया। अब आपने क्या करना है, ये सबसे आसान जो तरीका है ना, आप जब इसे खुद से सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। 61 है हमारे पास, 61 में से 1 माइनस कर दें, 60 यहाँ पे पुट कर दें। 69 है, 1 माइनस करते जाएं और इस साइड की वैल्यूज़ को निकालते जाएं, ठीक है। 69 1 माइनस कर दिया 68, 77 1 माइनस कर दिया 76, 85 1 माइनस कर दिया 84, 93 1 माइनस कर दिया 92, ठीक हो गया। अब हमारे पास सिर्फ रह गया ये। अब हमें समझ नहीं आ रही कि हमने किस चीज़ में से, जिस तरह हमने 85 में से 1 माइनस कर दिया 84 आ गया, नीचे हमारे पास क्या वैल्यू है, हम किस वैल्यू में से -1 माइनस करें और हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू उसका डिजिट आ जाए। तो हमने क्या करना है, लेड पेंसिल ले लेने हैं। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू थी 93, हम एक क्लास और इंक्रीज़ कर देंगे 93 में, वही क्लास जिससे हम ऊपर करते आए हैं, क्लास इंटरवल की वैल्यू ऐड कर देंगे। हमारे पास 8 आ गई, हमने लिख दिया लेड पेंसिल से 101, और 101 में से आप क्या करने, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने ऊपर किया 1 माइनस करते जाना। 101 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 100। हमारी क्लास इंटरवल का कॉलम क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हमने सेकंड पे टैली मार्क्स का कॉलम सॉल्व नहीं करना, ठीक है। जब हम फ्रीक्वेंसी का कॉलम सॉल्व कर लेंगे हमारे कॉलम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हमें कोई एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्लास इंटरवल क्या शो कर रही है कि ये जो क्लास है इसमें वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं 53 से लेकर 60 तक। अब आपने देखना कि कितनी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो 53 से 60 के दरमियान आ रही हैं और रिपीट हो रही हैं, ठीक है। डाटा में जाएं, डाटा आपने किस डाटा में जाना है, जो आपने डाटा अरेंज किया है। हमारे पास क्या है 53 से 60 के दरमियान, यानी कि 53 से लेकर 54 भी इसमें आ सकती है, 55 56 57 एंड सो ऑन 60 तक वैल्यूज़ इस क्लास में आ सकते हैं, ठीक है। आपने 2 ब्रैकेट्स लगा लेने, ठीक है। 53 तो हमारे पास है ही नहीं, 54 हमारे पास है ही नहीं। अगर हम 55 से स्टार्ट लेते तो डायरेक्ट हमारे पास क्या है 55, यहाँ से ले लिया हमने, कहाँ तक लेने 60 तक। 60 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। 60 तक हमने एक ब्रैकेट लगा ली, ठीक है। अब देखें हमारी कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3, तो इन वैल्यूज़ की यानी कि 53 से 60 के दरमियान आने वाली वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी क्या है 3, आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है।
मैंने ये सारे लिख दिए, ठीक है, ताकि टाइम बच सके, वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम बच सके और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। अब देखिए 61 से 68 के दरम्यान कितनी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, फॉल कर रही हैं। आप देखिए 61 के अंदर 60 ऐड नहीं होता है, ठीक है। 61 क्या है, 61 से लेकर इससे बड़ी भी हो सकती हैं, लेकिन कहाँ तक, 68 से कोई वैल्यू बड़ी ना हो, ठीक है। 61 देखें, 61 हमारे पास है ही नहीं, लेकिन हमने क्या करना है, हमारे पास वैल्यूज़ कहाँ तक आ सकती हैं, 68 तक। अब आप देखें ना ही हमारे पास 61 से कोई वैल्यू स्टार्ट हो रही है 68 के दरम्यान, 61 से 68 के दरम्यान हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन करेंगे 0, यानी कि कोई वैल्यू इस क्लास में फॉल कर ही नहीं रही। फिर हम देखेंगे 69 से 76 के दरम्यान, ठीक है, 69 से 76 के दरम्यान। 69 तो हमारे पास है ही नहीं, देखिए लास्ट क्या है हमारे पास, 76 से पहले हमारे पास 75 तक वैल्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है। आपने ये ब्रैकेट लगा लिया, आपने इन वैल्यूज़ को काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 9 इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देने। बिल्कुल इसी तरह आपने सारी फ्रीक्वेंसी कर लेने, लास्ट पे आपने अपनी फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेना। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल इक्वल है आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के, मतलब आपने बिल्कुल सही डिस्ट्रीब्यूशन किया, आपने इन वैल्यूज़ को ऐड करना है, और जब आप इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो आपका 32 ही आएगा। फिर आपने क्या करना है, टैली मार्क्स बनाना है, ठीक है। टैली मार्क्स किस तरह बनाए जाते हैं, ठीक है। ये 3 है वैल्यू, 1 2 3, ठीक हो गया। 0 है, कुछ नहीं आप लगाएं, या ये इस तरह का साइन लगा लें, ये आपकी मर्जी है। फिर हमारे पास है 8, 1 2 3 4, जो 5 वैल्यू 5 लाइन हम लगाते हैं, इनको कट करते हो जाती है, 5 6 7 8। फिर हमारे पास 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हमारे पास है 8, बिल्कुल ये सेम बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जब हमने 10 बनाने होते तो 8 के आगे 9, फिर 10 वैल्यू जो होती है इस तरह कट करते होते जाती है, ठीक है। फिर यहाँ हमारा वैल्यू क्या है, 4 1 2 3 4, तो यहाँ भी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अनग्रुप डाटा डिटेल से समझ लिए। आई होप इसके बाद आपका कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो क्लियर ना हो। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो, आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपने स्टैटिस्टिक्स का ग्रुप ज्वाइन करना हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐड हैं, और आपने भी उनमें ऐड होना हो, स्पेशली इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं कोड 1350 एंड कोड 1430 के, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन होगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं उस ग्रुप को, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन गलत